गुड इवनिंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम कोशिश कर रहे हैं वन शॉट में निकालने की इस चैप्टर को। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपना जो चैप्टर है जूलॉजी का +2 क्लास का है। जो लेक्चर नंबर मैं बोल सकता हूँ या एक ही वीडियो के अंदर इनके वन शॉट के अंदर इसको कवर करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 है जूलॉजी का क्लास +2 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो वो क्या है, जो WHO है ना, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने डिफाइन किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशन, बिहेवियर एंड सोशल। अगर इन 4 फैक्टर से कोई भी पर्सन क्या फिट है, इसका मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, हम कि वो हेल्थी पर्सन है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जैसे क्लास 9th में तुम पढ़ते हो कि जो हेल्थी पर्सन है या फिर डिजीज फ्री पर्सन है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि यहीं से ये जो बेसिक अपना स्टार्ट हो रहा है, हेल्थी पर्सन या फिर डिजीज फ्री पर्सन। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर है इसका एम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो मैं बोल सकता हूँ इश्यूज आ रहे हैं या फिर उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारा इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, क्या क्या इसमें समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या हमारे प्लान हैं या फिर स्ट्रेटेजी होंगी। अब देखो, जो इंडिया है उसने इनिशिएट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जिसको फैमिली प्लानिंग का नाम दिया गया। कब किया गया? 1951 के अंदर। देखो इस चैप्टर के अंदर जैसे कुछ तो एंशिएंट व्यू उठाते हैं, कुछ एंशिएंट व्यू उठा लेते हैं नीट के अंदर भी। ठीक है, जैसे प्रोग्राम है कब इनिशिएट हुआ और कहाँ पे इनिशिएट हुआ, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। जो रिप्रोडक्शन है, रिलेटेड एरिया इन ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जिसको हम बोलते हैं RCH प्रोग्राम चलाए गए, इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, उसमें क्या किया गया, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड यानी कि जो भी है अवेयरनेस लोगों को दी गई। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रेटेजी के अंदर अब कुछ प्रोग्राम्स थे, अब उन प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या हमें पढ़ाया गया, फिर क्या क्या डील किया गया। तो सबसे पहले है जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट है ना, उनके बारे में अवेयरनेस करवाई गई, उनके बारे में जागरूकता दी गई। ठीक है, ताकि जो सोसाइटी है वो हेल्थी हो। उसके बाद जो एजुकेटेड पीपल है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बर्थ कंट्रोल के बारे में बताया। ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर है या फिर प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, इनके बारे में बताया। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इट इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट या फिर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनसे रिलेटेड डिस्कस किया गया। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, सोशल इविल्स जो हमें मतलब हमारे बीच में जो सोशल इविल्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि सेक्स अब्यूजेस हैं या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, यानी कि जितने भी क्राइम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी गई लोगों को, ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ना उसको कम किया जा सके। उसके बाद है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो एम्स एंड नीड्स ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर या फिर क्लासेस के अंदर इवन जो बायोलॉजी टीचर्स हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, वो कई बार क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन यूनिट है उसको पढ़ाने में एजिटेशन फील करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को बता नहीं पाते हैं, जो कोविड स्कूल्स हैं अपने। ठीक है, लेकिन फिर वो चीज हमारे लिए गलत हो जाती है। तो इसमें बोला हुआ है सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, इसकी क्या जरूरत है और इससे क्या मिल सकता है। टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। जितने भी सेक्स रिलेटेड मिथ हैं, मतलब कुछ गलत फहमियां हैं या फिर मिसकंसेप्शंस मैं बोल सकता हूँ, उनको दूर किया जा सकता है अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो उसके बारे में। या फिर टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practice, STD and AIDS। यानी कि ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, यानी कि जो भी
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ाना है, जो एज फैक्टर है हमारा एडोलेसेंस है, ठीक है, उसके बारे में, या फिर उसमें होने वाली चेंजेस हैं, प्यूबर्टी के बारे में बताना है, सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, या फिर जो एसटीडीज हैं यानी कि उससे होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें प्रॉपरली बताना है, ताकि जो आने वाला जो जनरेशन है उसको वो अच्छे से अवेयर हो इसके बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना हो। अब उसके बाद बात कर लें जो पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन है या फिर बर्थ कंट्रोल है। अब जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ऐसा क्यों है, या फिर कंट्रोल करने के कौन से मेथड्स हैं। बात करते हैं 1900 की, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, अप्रोक्सीमेट 2 बिलियन, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2000 मिलियन। और जैसे 2000 में बात की जाए तो इसने कितना पार कर लिया था आंकड़ा, अप्रोक्सीमेट 6 बिलियन का, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, जो कि एक गलत, मैं बोल सकता हूँ एक गलत स्टेप है, ठीक है। ये देखो ये वाले रीजन देख भी सकते हो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी, कब, जब हमें आजादी मिली थी, यानी कि एट द इंडिपेंडेंस। इट रीच्ड 1 बिलियन बाय 2000 एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन May 2000। मैंने बोला था जो भी पैरामीटर्स दे रखे हैं उन पैरामीटर्स को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ही रखना है, ठीक है। इट मीन्स एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। अगर वर्ल्ड के अंदर 6 पर्सन बर्थ ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो उसमें से हर जो 6 पर्सन होगा वो कौन होगा, वो इंडियन होगा, ऐसा माना गया। जिस टाइप से या फिर जिस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं 2011 सेंसस यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई, उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है। किससे, रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज, यानी कि इतनी परसेंट रेट से मैं बोल सकता हूँ, मान लिया एक साल के अंदर अगर 1000 जन्म हुए हैं, या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें से 20 क्या है, 20 में बोल सकता हूँ क्या, इंडियंस हो, यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या हुआ, लेस देन 2%। इसका मतलब क्या हुआ, ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। ये 2011 की सेंसस रिपोर्ट बता रही है। उसके बाद है पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन के रीजन क्या क्या है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन, इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन हो सकता है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट अगर कम है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम है, तो भी क्या हो सकता है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी क्योंकि मरने वाले कम है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसका क्या इम्पैक्ट है, स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगी उनकी कमी हो जाएगी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। हमारे पास कोई एक चीज है, ठीक है, अब उसको खाने वाले कितने हैं, पता नहीं कितने हैं, तो वहां पे क्या होगी, जो रिसोर्सेज होंगे उनकी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उसको मैं बोल सकता हूँ स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर बात की जाए कंट्रोल एंड मेजर्स, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। मोटिवेट स्मॉल फैमिलियर बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो हम किस लिए यूज करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अवेयर पीपल अबाउट ए स्लोगन, जैसे मान लिया, अब जैसे जो पीछे हमने पढ़ा था, सरकार ने प्रोग्राम्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे उसमें कुछ स्लोगन वगैरह भी ऐड कर रखे हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर करवा सकें। जैसे कि स्लोगन था हम दो हमारे दो, ठीक है। मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड, नो, एक बच्चे को अडॉप्ट करना, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हम दो हमारे दो, मैक्सिमम 2 बच्चे एक फैमिली के अंदर। उसके बाद है जो मैरिजेबल एज है उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फीमेल 18 इयर्स एंड मेल्स के अंदर 20। ये देखो एनसीईआरटी का डाटा है सारा,
एनसीईआरटी का। लेकिन अपडेटेड अगर देखा जाए तो इस एज में डिफरेंस आया हुआ है, इसकी जगह कितनी कर दी है, 21 ईयर्स कर दी है। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करना बच्चों। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ये वो मेथड्स हैं जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी में बोल सकता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करेंगे या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करेंगे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। यूजर फ्रेंडली, इनको यूज करना क्या है, इजी है, इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इनका यूज काफी इफेक्टिव है, रिवर्सिबल, इनको बार बार यूज किया जा सकता है, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होगा, शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट, किसी भी सेक्सुअल एसेट के साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। कौन, कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होगा, यानी कि हर एंगल से हमारे लिए क्या है, ये सेफ है। उसके बाद अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो कौन से हम यूज करेंगे। फर्स्ट नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड उसमें आ रहा है बैरियर्स, फिर हम पढ़ेंगे आईओडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, फिर हम पढ़ने वाले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर इंजेक्टेबल्स एंड देन सर्जिकल मेथड जिसको हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। पढ़ते हैं हम वन बाय वन। अब सबसे पहले आता है अपना नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इसमें क्या करना है, अवॉइड करना है चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। देखो अगर ओवम और स्पर्म आपस में मीटिंग नहीं करेंगे, यानी कि इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बन रहा इसका मतलब वहां पे प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स, इसमें कौन सा आ रहा है। फर्स्ट वन है periodic abstinence, second है coitus interruptus and third one is lactation amenorrhea। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं periodic abstinence। अब देखो इसमें क्या है, periodic abstinence में हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, avoid coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle। अब जो menstrual cycle होगा उसमें क्या होता है, देखो जो हम पढ़ते हैं जैसे हम उसमें भी पढ़ेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ, ये ब्लीडिंग फेज चल रहा है। अब उसके बाद 6 to 13 मैं बोल सकता हूँ प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं इसको, यानी कि फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। और जो 14th डे होती है बच्चों, उस पे होता है ओव्यूलेशन, इस पे होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, और जो 15 टू नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है अपना, वहां तक हम मानते हैं इसको ल्यूटियल फेज, वहां हम इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो इसने एक बात बोली है कि 10 से लेके 17 दिन, ठीक है, 10 से लेके 10, 11, 12 यानी कि अप टू 17, इन दिनों के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उससे क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ओवरी से रिलीज होता है। बात क्लियर। सेकंड वन क्या है, कोइटस इंटरप्टस विड्रॉल सिम्टम्स, इसमें क्या होगा, विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इसमें क्या होगा, यानी कि इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकालना, दैट इज कोइटस इंटरप्टस। ये सारे नेचुरल मेथड हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है लैक्टेशन एमनोरिया। अब जो लैक्टेशन एमनोरिया होगा उसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली क्या होगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन। देखो क्या होगा, जैसे मतलब पार्चुरेशन होती है यानी कि डिलीवरी होगी, उसके बाद जो मैं बोल सकता हूँ जो एलएच का या फिर प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो काफी हाई होता है, और उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन है उसको क्या माना जाता है, नील माना जाता है, यानी कि उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। अप्रोक्सीमेट 6 मंथ की बात बोल सकते हैं। फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज लैक्टेशन, तो प्रोलैक्टिन की अमाउंट ज्यादा होगी, यानी कि एलएच वहां पे क्या करेगा, बढ़ेगा। दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट कंसेप्शन, दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स। ये देखो 6 मंथ्स के लिए क्या है, इफेक्टिव है, आफ्टर पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के बाद मैं बोल सकता हूँ। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें इसके जो फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं।
क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर फीमेल के अंदर ऐसा केस हो रहा है कि आफ्टर पार्चुरेशन 6 मंथ्स है जो मेंस्ट्रुएशन ना हो, तो इसलिए क्या है, ये काफी रिस्की है, इसको हम काफी रिस्की बोलेंगे। सेकंड आते हैं अपने पास बैरियर्स। सेकंड हम पढ़ रहे हैं बैरियर्स। अब बैरियर्स में देख लो, दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब जो स्पर्म और ओवम एक दूसरे से ना मिले, अगर वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, कंडोम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्व्स। ठीक है, कुछ डायग्राम भी दिखा रखे हैं। अब देखो यहाँ पे ये कंडोम फॉर मेल है और ये फीमेल है। फीमेल के केस में इसको हम फेमिडोम्स भी बोलते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम फेमिडोम्स भी बोलते हैं, बच्चों याद रखना। मेड ऑफ रबर्स, कंडोम के बारे में पढ़ रहे हैं। मेड ऑफ रबर, लेटेक्स, शेथ। कंडोम फॉर मेल कवर द पेनिस एंड फीमेल कवर द वेजाइना एंड सर्विक्स। इसके केस में याद रखना हम इसको फेमिडोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, फेमिडोम्स क्वेश्चन आया हुआ है एक बार नीट PYQ के अंदर, चेक कर लेना। Condoms are used just before coitus. They prevent the entry of semen into female reproductive tract. अब जब गवर्नमेंट ने कंडोम का कौन सा, देखो ऐसा पूछा भी गया है एक बार क्वेश्चन, कंडोम का कौन सा, मैं बोल सकता हूँ कि किस नाम से जो कंडोम है उसको अवेलेबल करवाया गया है, तो वो निरोध के नाम से होगी। ठीक है, या फिर कौन सा ब्रांड है जो गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करवा रही है, वो निरोध के नाम से होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उसके बाद है इसी के अंदर जो अब ये इतने पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं STD से, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV की वजह से होगी। इट इज डिस्पोजेबल, इसको यूज करके निकाल के फेंक दो। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव प्राइवेसी टू यूजर। ऐसा नहीं है कि इसको इंसर्ट करवाने के लिए हमें किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर किसी जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिशियन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्व्स। ये ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है। ठीक है, जबकि जो हमने कंडोम्स पढ़े हैं वो मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल भी यूज कर सकते हैं। ये किससे बने होते हैं, रबर से बने होते हैं। इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। ये सर्विक्स को क्या कर लेगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सर्विक्स को कवर कर लेगा, ताकि वहां पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस क्या हो जाएं, नील हो जाएं अप्रोक्सीमेट। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। देखो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पॉइंट से उठता है, एक्चुअल में ऐसे पूछते हैं कि डायफ्राम, सर्विकल कैप या फिर वॉल्व्स, इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये वाला फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट याद रखना, ये ब्लॉक करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। जो स्पर्म की एंट्री होगी उसको, यानी कि स्पर्म की एंट्री सर्विक्स के थ्रू, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। दे आर रीयूजेबल, इनको रीयूज करना क्या है, इसी में बोल सकता हूँ। इसमें क्या क्या आ रहा है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आ रही हैं, ये वो क्रीम्स हैं जो स्पर्म को किल कर देती हैं, डिग्रेड कर देती हैं। कुछ जेलीज होती हैं, फिर फोम्स होती हैं, और इसके साथ कुछ बैरियर्स होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हम इसको बोलते हैं, ये आईयूडीज है। इसमें क्या होता है बच्चों, दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और नर्सेज। ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस स्टाफ में बोल सकता हूं। देखो नाम से पता लग रहा है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, यानी कि इनको यूट्रस के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ करना, निगलना, यानी कि फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईयूडीज, तो ये वाला इसका फंक्शन बनेगा। और देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है और इन्हीं से क्वेश्चन उठता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, आईयूडीज आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी एंड स्पेस चिल्ड्रन। ठीक है, ये प्रेगनेंसी को डिले करना हो, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन के अंदर क्या करना हो, जैसे मान लिया जो फर्स्ट बच्चा है और जो सेकंड बच्चा है उनके बीच में क्या गैप लेके आना हो, तो ये वाला मेथड क्या है, काफी मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला मेथड इफेक्टिव है। अब जो आईयूडीज हैं हम कौन से टाइप के यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड, सेकंड वन इज कॉपर रिलीजिंग एंड थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज।
तो इन तीनों के तुमने याद रखने हैं नाम बच्चों। अब उसके बाद फर्स्ट आ रही है अपनी, फर्स्ट आ रही है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। अब नॉन मेडिकेटेड में क्या होगा, स्पर्म मोटिलिटी को रिटार्ड करेंगे, रोकेंगे स्पर्म की मोटिलिटी को। इसमें क्या होगा, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि स्पर्म को खत्म करना मैं बोल सकता हूँ। इसमें एग्जाम्पल याद रखना तुम लिप्स लूप का। अब देखो जितनी भी हम आयोडीज पढ़ेंगे उन आयोडीज से उनके एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखना। उसके बाद है सेकंड वन, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। अब इसमें कॉपर आयंस होंगे, वो कॉपर आयंस क्या काम कर रहे हैं, सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। अब देखो मैं हर एक चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी कि यहां से ये फंक्शन बन रहा है। अब फंक्शन को किसी भी या फिर क्वेश्चंस वहां से कैसा भी बना के बोल सकते हैं वो, जैसे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। अब कॉपर रिलीजिंग जो आयोडीज है उसका प्रॉपर फंक्शन क्या होगा, देखो वैसे तो सारी की सारी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रही हैं, लेकिन जो कॉपर आयंस होंगे वो सप्रेस करेंगे यानी कि रोक देंगे मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी या फिर इसकी मोटिलिटी को। एग्जांपल याद रख लो इसमें कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हम क्या करेंगे, इन तीनों को किस में याद रखेंगे, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे भी जाते हैं, चाहे तुम नीट पीवाईक्यूज एक बार ट्राई कर लेना, और वहां पे पूछे भी गए हैं। जहां पे जिस चीज पे फोकस करो उस चीज को ध्यान से समझना। उसके बाद है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। अब जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है उसमें क्या है, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल। ये यूट्रस को अनसुटेबल बनाएगा, किसके लिए, अब अगर यूट्रस अनसुटेबल होगा तो वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है, अगर वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, यानी कि स्पर्म एंटर ही नहीं करे, मैं बोल सकता हूँ जो सर्विक्स है वो रिटार्ड करेगी किसको, स्पर्म को। इसमें एग्जांपल याद रखना प्रोजेस्टार्ट एंड LNG-20, ये दोनों एग्जांपल किसके अंदर आ रहे हैं बच्चों, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के अंदर, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ दिखाया भी हुआ है, ये डायग्राम, ठीक है, या फिर ये कुछ इस टाइप से डायग्राम। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फोर्थ मेथड अपना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि आयोडीज हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा आ रहा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जो जिनको हम ओरली ले रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, जो कंबाइंड पिल्स होंगे मैं बोल सकता हूँ, इनको टैबलेट्स की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं। Pills are taken daily for 21 days, starting within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days menstruation period, it should be repeated in the same pattern till the female desire to. देखो 21 days का मैं बोल सकता हूँ एक मैं बोल सकता हूँ एक टाइम पीरियड मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ले सकते हैं, लेकिन जो गैप लेना होता है इसमें कितने दिन का, 7 डेज का। कब, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो 7 दिन को छोड़ के बाकी जो 21 दिन है उसको उसमें लगातार ले सकते हैं, क्योंकि 21 + 7 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इट शुड द रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जिस टाइम में फिर जैसे जैसे जो कंसेप्शन को प्रिवेंट करना चाहती है प्रेगनेंसी, ये जो फीमेल होगी वो तभी उसको ले सकती है। दे इनहिबिट ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड थिकन सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। देखो ओवुलेशन को इनहिबिट करेगी, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज नहीं होगा ओवरी से। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट है वो जो एंडोमेट्रियम वॉल होगी यूट्रस की उससे अटैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं अटैच हो पाएगा क्योंकि इनहिबिट कर रहा है। तीसरा जो सर्विकल म्यूकस होगा, ठीक है, म्यूकस का एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, वो वहां पे क्या हो जाएगा, काफी थिक हो जाएगा, जो स्पर्म की एंट्री को वहां पे क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। ये 3 काम हो गए किसके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, जो पिल्स होती हैं वो काफी इफेक्टिव होती हैं और जिसके काफी कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद अब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आ रही है, काफी फेमस पिल है, जिसको हम बोलते हैं सहेली, ठीक है। सहेली देखो कुछ इस टाइप से या फिर जो देखने को मिलेगी, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स
इट इज डेवलप्ड बाय CDRI। CDRI ने इसको डेवलप किया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। यहाँ से भी एक बार नीट PYQs बना है, और नीट PYQs क्या बना है, एक तो CDRI की फुल फॉर्म याद रखना, दूसरा कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है, और किसके लिए, या फिर इसमें क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, ये भी याद रखना, ठीक है। इट कंटेन्स नॉन स्टीरोइडल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सहेली क्या एक नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज ए वंस ए वीक, इसको वीक में एक बार लेना है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट काफी कम है, एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स वैल्यू है, प्रेगनेंसी को काफी हद तक ये रोक सकती है। उसके बाद है इंजेक्टेबल्स, जिनको डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जैसे कुछ दिखा रखे हैं देखो इस टाइप से, ये सबडर्मल है, ठीक है, स्किन के नीचे मैं बोल सकता हूँ, बिनेथ द स्किन बोल सकते हैं हम। प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होगा, उनको इन कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है इंजेक्शंस की फॉर्म में, और इम्प्लांट्स किया जाता है अंडर द स्किन, ठीक है। जो डर्मल वर्ड आता है वो बच्चों वो स्किन के लिए आता है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू स्किन इन्फेक्शंस वगैरह जो भी है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट ऑफ पिल्स, देयर इफेक्टिव पीरियड्स एंड मच लॉन्गर, इनका जो इफेक्टिव है वो भी काफी देखने को मिल रहा है। अब जो प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा, वो आयोडीज यूज करेंगे एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, ठीक है। या फिर जैसे रेप केसेस होते हैं, या फिर जो कैजुअल इंटरकोर्सेज होते हैं, उन केसेस में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। या फिर 72 आवर्स ऑफ कोइटस, इसमें एक इमरजेंसी पिल भी आती है जिसको हम बोलते हैं अनवांटेड 72, अनवांटेड 72 के नाम से, ठीक है। उसके बाद है सर्जिकल मेथड्स या फिर स्टरलाइजेशन। अब ये जो सर्जिकल मेथड्स हैं, यानी कि ऑपरेटिव मैं बोल सकता हूँ, ऑपरेशन के थ्रू इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शंस। ये क्या करेंगे, जो गैमेट ट्रांसपोर्ट होगा उसको ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन, ताकि वहां पे प्रेगनेंसी ना हो, कंसीव ना हो। इट इज वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। देखो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ एक बार नीट के अंदर, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। ये काफी इफेक्टिव होते हैं, और इनकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो काफी पुअर, इनको दोबारा से मतलब इन रिवर्सिबल मैं बोल सकता हूँ, दोबारा से एज इट इज यूज करना वो भी क्या इसमें पुअर है काफी। टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड्स, अब सर्जिकल मेथड्स हैं, इनके टाइप्स क्या क्या है। फर्स्ट इज वेसिकोटोमी, सेकंड इज ट्यूबिकोटोमी। वेसिकोटोमी में वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देंगे हम, यानी कि ये किसके अंदर जाएगा, मेल के अंदर, और इसमें फेलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टोमी के अंदर, तो ये किसके अंदर जाएगा बच्चों, ये जाएगा फीमेल के अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, बहुत काम की बातें। देखो ये जो पीपीटी में से लाया हूं ताकि तुम्हें एज इट इज जो डायग्राम्स हैं वो उनसे काफी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद है देखो सर्जिकल मेथड्स एंड स्टरलाइजेशन है। वेसिकोटोमी, अब वेसिकोटोमी में देख लो, मान लिया ये पूरी क्या है, एक वेस्ट डिफरेंस है, ठीक है। इसमें यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ से टाई कर देंगे और यहाँ से टाई कर देंगे, ताकि जो गैमेट का ट्रांसपोर्ट है वो ना हो, गैमेट का ट्रांसपोर्ट ना हो। स्टरलाइजेशन इज प्रोटेक्टिव इन मेल्स। In this, small part of the vas difference is removed or tied up through small incision on the scrotum। में देखो ये देख भी सकते हो बच्चों, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये वेस्ट डिफरेंस है, जैसे ये वेस्ट डिफरेंस है, और ये थोड़ा सा जूम करके ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम कट लगाएंगे, यहाँ से टाई कर देंगे और यहाँ से टाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट हम चल रहे हैं ट्यूबेक्टोमी, नेक्स्ट हम चल रहे हैं ट्यूबेक्टोमी। अब देखो ट्यूबेक्टोमी में देख लो, ये रहा पार्ट देखो ट्यूबेक्टोमी में। अब जो ये फेलोपियन ट्यूब होगी, यहाँ पे लगेगा कट, कट लगने के बाद यहाँ से टाई कर देंगे, यहाँ से टाई कर देंगे, ताकि जो यहाँ से ओवम आना था वो ना आए, ठीक है। ऐसा मेथड इसके अंदर है। देखो इसमें क्या होगा,
ट्यूबेक्टोमी के अंदर। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल्स, in this small part of the fallopian tube is removed or tied up through the small incisions in the abdomen and through vagina। कुछ नहीं, fallopian tubes होंगी, उनको क्या कर देंगे, उस पर कट लगाएंगे और उसको क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, ताकि जो फीमेल गैमेट है उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। उसके बाद है फिर, उसके बाद है बच्चों साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनके अपोजिट जो मेथड्स यूज करते हैं उनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बच्चों। फर्स्ट, पहला साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया। ठीक है, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, एब्डोमिनल, पेट में दर्द हो सकता है किसी भी रीजन से, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुएशन है वो एबनॉर्मल हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ, और ब्रेस्ट कैंसर, सॉरी, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। क्लियर। उसके बाद है एमटीपी, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी याद करने के पॉइंट्स हैं इसके अंदर भी। अब जो इंटेंशन या फिर मैं बोल सकता हूँ वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, जब तक फीटस फुली डेवलप नहीं होता उससे पहले उसको क्या करवाना, टर्मिनेशन। ठीक है, वॉलेंटरी का मतलब अपनी इच्छा से, उसको हम क्या बोलते हैं, एमटीपी या फिर इंड्यूस अबॉर्शन। 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर। एक साल के अंदर अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की तो अप्रोक्सीमेट 45 to 50 मिलियंस जो एमटीपीज हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, एमटीपी हेल्प्स टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में। Many countries have not legalized MTP due to emotional, ethical, religious and social religious मैं बोल सकता हूँ issues हो सकते हैं। जैसे जो कुछ कंट्रीज होती है ना, जैसे कि इंडिया लगा लो, वैसे होता तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका काफी इफेक्ट है उनको, जैसे वो इमोशनली वीक हो जाते हैं, ठीक है, एथिकल या फिर रिलीजियस वीक हो जाते हैं, इसके कारण क्या है, जो एमटीपी है वो क्या है, लीगलाइज नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एमटीपी को लीगलाइज किया 1971 के अंदर। उसने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस को अप्लाई कर दिया इलीगल फीमेल फिटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, वहां पे कुछ कंडीशंस को अप्लाई कर दिया गया। ये देखो, अब जो एमटीपीज होंगी वो सेफ है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अप टू 12 वीक्स यानी कि 3 महीने तक, अगर प्रेगनेंसी के 3 महीने तक जो ग्रोइंग एम्ब्रियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो एमटीपीज करना क्या लीगल है, मैं बोल सकता हूँ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर वेरी रिस्की, ये काफी रिस्की होता है। देखो, इसके भी काफी रूल रेगुलेशंस होते हैं बच्चों। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बोल दिया, जब सेकंड ट्राइमेस्टर पे अबॉर्शन होता है तो उसमें मिनिमम 2 एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मैं बोल सकता हूँ या फिर 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की हमें क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर दोनों ने यस बोला है कि यहाँ पे अबॉर्शन करवाना जरूरी है तो तब जाके सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये भी किसका रूल है, गवर्नमेंट का रूल है। एमटीपी की इंपॉर्टेंस क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब काफी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हमने पढ़े हैं, या तो उनमें से कोई ना कोई डिवाइस फेल हो गया या फिर कैजुअल जो इंटरकोर्स कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हो रहा है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी तो उनसे बचने के लिए एमटीपी का यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर मिस हैपनिंग हो जाती है जैसे कि रेप वगैरह, तो उसमें भी क्या हम एमटीपी का यूज करते हैं। It is essential in cases where continuation of pregnancy could be harmful to the mother to the fetus। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो बच्चे के लिए फिर उसकी मदर के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो उसके केस में भी हमें क्या करवानी पड़ती है, एमटीपी करवानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखो, ये अमीनो सेंटेसिस बता रखी है, ये प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। ठीक है,
सुनो अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एमटीपीज में, वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मेजोरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली। जो बहुत सारी एमटीपीज हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैं, उनका इलीगल यूज हो रहा है। अरे भाई इंडिया है, इलीगल तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत काफी चीजें इलीगल है। मिसयूज ऑफ अमीनोसेंटेसिस टेस्ट। अमीनोसेंटेसिस टेस्ट को बेसिकली क्या मतलब, फीटस के सेक्स डिटर्मिनेशन को मतलब डिटरमाइन करने के लिए यूज किया गया, जो काफी हद तक गलत था। ठीक है, और ये इसको यूज क्यों कर रहे थे? इसका यूज बेसिकली पहले किसके लिए किया जा रहा था कि जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो बच्चे के अंदर, यानी कि जो ग्रोविंग एम्ब्रियो है, ठीक है, या फिर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना आया हो। इफ द fetus is female, it is followed by MTP. Such practices are dangerous for the young mother and the fetus. देखो मिसयूज क्या किया गया अमीनोसेंटेसिस टेस्ट का। जैसे अमीनोसेंटेसिस टेस्ट में रिजल्ट क्या है अपने पास, XX आया। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, जो एमनियोटिक कैविटी होती है उसमें से इंजेक्शंस लेते हैं, और एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है अपना एमनियोन। ठीक है, एमनियोन, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एमनियोन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, इसमें सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि XX और XY। ठीक है, देखो बेसिकली ये फ्लूइड क्यों लिया जाता था? ये फ्लूइड लिया जाता था कि वहां पे डिसऑर्डर का पता लगे, कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ना हो। लेकिन वहां पे मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। अगर XX टाइप का क्रोमोसोम आ रहा है तो उसका क्या करवा दिया वहां पे, फिटोसाइड, यानी कि फीमेल फिटोसाइड वहां पे करवा दिया। ठीक है, और इसलिए ये क्या है, एक इसका मिसयूज किया गया अमीनोसेंटेसिस टेस्ट में। जो अमीनोसेंटेसिस है इसमें क्या है, जो कुछ एमनियोटिक फ्लूइड होगा fetus के अंदर, taken to analyze the fetal cells dissolved substance. It is used to test presence of genetic disorder और survivability of fetus. जो fetus है वो सर्वाइवल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई उसके अंदर डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, वो चेक करने के लिए करते थे, लेकिन इसका भी मिस यूज कर लिया। उसके बाद है, अब देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या कर दिया, जो एमटीपी है उसमें अमेंडमेंट दी 2017, यानी कि जो एक्ट होगा उसमें, कि जो इलीगल अबॉर्शन है उसको रिड्यूस किया, एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोके, ऑन द ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर कह रहा है कि 3 मंथ तक, यानी कि 12 वीक्स तक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर कोई ना कोई क्या है, डिसऑर्डर है, तो एमटीपी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन होनी चाहिए। इफ द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 to 24 वीक्स, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, देखो ये चीज मैंने पहले बताई थी कि 2 डॉक्टर्स यानी या फिर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एटलीस्ट वहां पे होने चाहिए। उनका ओपिनियन सेम होना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी हमारे लिए क्या है, रिस्की है, तब ये जाके सेकंड ट्राइमेस्टर पे भी एमटीपीज करवा सकते हैं। क्लियर? अब उसके बाद है एसटीडीज। अब उसके बाद है बच्चों एसटीडीज। अब जो एसटीडीज है इसके अंदर क्या होगा, देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम इसको बोलते हैं। Disease transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted disease, या फिर sexually transmitted infections बोल सकते हैं, जिनको हम venereal disease बोल सकते हैं, जिनको हम reproductive tract infection। देखो बच्चों अब इन चीजों को काफी सारे बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि नाम लिखे गए, लेकिन एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। ठीक है, वेनरल डिजीज को लेके। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता लगा कि वेनरल डिजीज क्या होती है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को जहां जहां से बोला गया है उस पर फोकस करना है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस हैं, जेनिटल हर्प्स हैं, क्लेमाइडियासिस हैं, जेनिटल वार्ड्स हैं, ट्रोकोमोनियासिस हैं, हेपेटाइटिस बी है, सॉरी, HIV लीडिंग टू एड्स। ठीक है, ये वाली बीमारियां क्या है, मतलब एसटीडीज हैं। ठीक है, ये कुछ देखो, ये सिफिलिस है, इसमें कुछ ऐसे हो जाएगा, गोनोरिया के अंदर कुछ ऐसा, जेनिटल हर्प्स में कुछ इस टाइप से,
जो रेसिस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जेनिटल वार्ड्स के अंदर। और देखो बायोलॉजी के अंदर जितनी भी तुम डिजीज पढ़ोगे उनके सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात हम कर रहे हैं कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो फैलती कब है। फर्स्ट वन इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन एन इन्फेक्टेड पार्टनर, यानी कि मल्टीपल पार्टनर से क्या करना, सेक्स करना सॉरी, तब क्या हो सकती है, एसटीडीज हो सकती हैं। शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, एक पर्सन को इन्फेक्शन लगाया, सेम उसी नीडल से दूसरे को इंजेक्शन लगा दिया, तो वो भी क्या है, उससे भी डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को मैं इतना नहीं बोल सकता, ठीक है, इतना नहीं मैं बोल सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मदर अफेक्टेड है तो जो चाइल्ड होगा वो भी अफेक्टेड होगा, हो सकता है वो कैरियर हो। इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी वैसे एक दो पॉइंट बना लो इसका। इन्फेक्शंस फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इनसे एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस बी हो सकता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के ट्रांसफ्यूजन होने से। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। बट एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, ठीक है, यानी कि एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्ब्स, इनको छोड़ के इनके अलावा जो भी बीमारियां एसटीडीज हैं वो उनको ठीक किया जा सकता है अगर उनको जल्दी डिटेक्ट किया जाए तो। अब उसके बाद सिम्टम्स, देखो मैं पहले बता रहा हूं, सिम्टम्स बच्चों सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, अगर इनमें से एक भी सिम्टम्स, देखो नॉर्मल सिम्टम्स भी किसी डिजीज में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिम्टम्स अगर किसी का हमें याद है और हम दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट ले गए ना तो वो चीज गलत है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ जो सिम्टम्स है वो सिमिलर हो सकते हैं। ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग या फिर जेनिटल रीजन्स, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स, सोशल सिग्मा डेटर विद इन्फेक्टेड पर्सन्स टू कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है, इसमें पीआईडीज है जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं, अबॉर्शंस हैं, ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस दे रखे हैं जितनी भी हैं। अब देखो प्रिवेंशन, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर से कोइटस ना करें, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, ठीक है। ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग कोइटस, जैसे ही कोइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो उसमें क्या करना है, हमें बैरियर मेथड्स का यूज करना है। इन केस ऑफ डाउट, अगर हमें किसी भी टाइप का डाउट होता है तो हम क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, किसी क्वैक्स के पास मत जाइए, यानी कि झोला छाप के पास मत जाइए, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट, और वहां पे आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऑल पर्सन्स आर वैल्यूरेबल टू एसटीडीज, दीज आर वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज। देखो वैसे तो एसटीडीज किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसमें चांसेस 15 से जो 24 के बीच में जो एज होगी ना उनको काफी ज्यादा खतरा रहता है। अब उसके बाद है बच्चों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है किसी भी रीजन से मेल या फीमेल, मतलब मैं बोल सकता हूँ किसी भी रीजन से वो संतान नहीं पा रहे, मैं बोल सकता हूँ। देखो बिल्कुल डायरेक्ट मैंने बताया, ठीक है। देखो इनफर्टिलिटी, इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव, प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे यानी कि जो पार्टनर्स आपस में सेक्सुअल कोहेबिटेशन का मतलब मैं बोल सकता हूँ काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उस इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी। The reasons for this may be physical, congenital disease, drugs, immunological and even psychological। कुछ भी फैक्टर्स हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। These disorders can be treated in fertility clinics using ART।
ART की हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं, इन इनफर्टिलिटी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद है, अब जो ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम इनफर्टिलिटी पे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जिसको हम बोलते हैं, काफी फेमस है। ठीक है, ये बढ़ता ही जा रहा है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। सरोगेसी है, ठीक है, किराए की कोख हम जिसको बोलते हैं, भी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम AI बोलते हैं, या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसको हम ICSI बोलते हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं ART के अंदर। द टेक्नोलॉजीज यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, वो क्या है अपनी ART, यानी कि उस टेक्नोलॉजीज के अंदर हम यही पढ़ेंगे। फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इन विवो होती है इनसाइड द बॉडी, ये ठीक है, याद रखना। इन दिस मेथड ओवम फ्रॉम वाइफ या फिर डोनर एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट। फीमेल की बॉडी से बाहर सेम वही एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना, पैदा करना, जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया ये फीमेल डोनर भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, ये हस्बैंड डोनर भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है। यहाँ से स्पर्म लिए, यहाँ से ओवम लिए, दोनों को फ्यूजन करवाया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ फर्टिलाइजेशन करवाया, तो यहाँ पे जाइगोट बना। और फिर जाइगोट उसके बाद क्या किया, जो जाइगोट बनाया स्टिमुलेटेड लेबोरेटरी के अंदर, इसमें एम्ब्रियो जैसे बनना स्टार्ट हुआ, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो क्या होंगे, दो टाइप के हैं। फर्स्ट वन होगा जिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और दूसरे को हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। दोनों में डिफरेंस समझना ध्यान से, और इस पे नीट PYQs भी बना हुआ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना इसमें और इसमें। तो देखो, जो एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा कब, जब हम बात कर रहे हैं जिफ्ट की, यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें जो जाइगोट को ट्रांसफर करना है या फिर अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है, इसमें अप टू 8 ब्लास्टोमियर। ठीक है, जब 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज होगी तब हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये किसका केस है, ये जिफ्ट का केस है, याद रखना बच्चों। अगर मैं बात करूं इंट्रायूटराइन ट्रांसफर, ठीक है, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर, तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर। देखो इसमें तो 8 ब्लास्टोमर आएगा जिफ्ट के अंदर, इसमें 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा आएगा, इसको हम यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दोनों में डिफरेंस तुम याद रखना बच्चों। और मैं बता रहा हूं यहां से नीट PYQs भी बना हुआ है। एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो का मतलब क्या होता है, fertilization inside the female body is also used for such transfer to assist those females who can't conceive। देखो ये उनके लिए भी है जो कंसीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद है सेकंड वन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अब इसमें गैमेट को ट्रांसफर कर देते हैं। देखो, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, मान लिया एक फीमेल ये रही, दूसरी फीमेल ये रही। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओवम। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसका ओवम इसके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। देखो, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवम, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसके अंदर क्या करना, ओवम का ट्रांसफर करना। किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, लेकिन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट तो वही फीमेल देगी जो क्या नहीं बना रही है, ओवम नहीं बना रही थी। ठीक है, दिस इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, देखो इसमें एक ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो स्पर्म का न्यूक्लियस था और एग का न्यूक्लियस था
वो दोनों आपस में क्या कर दे, फ्यूज कर गए, तो वहां पे क्या बना बच्चों, जाइगोट बना। देखो लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच ए सिंगल स्पर्म, ठीक है, फ्रॉम मेल पार्टनर इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एन एग, एग के अंदर यानी कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द वुमेन यूट्रस, यानी कि इसको डायरेक्ट यूट्रस के अंदर क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। किस में, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस के अंदर, इसमें डायरेक्ट इंजेक्शंस लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको एआई टेक्निक्स बोलते हैं। ये वाला एआई नहीं है जो अब यूज हो रहा है, ठीक है, दिस इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस चीज को याद रखना। इसमें क्या होता है, द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है। इसमें सीमन को कलेक्ट करना है या तो हस्बैंड से या फिर किसी डोनर से, अगर हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम है तो, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है वेजाइना के अंदर और यूट्रस के अंदर, फीमेल के अंदर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूट्रस इज नोन एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा अगर प्रॉब्लम किसके अंदर आ रही है, मेल के अंदर आ रही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूट्रस इज नोन एज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन बच्चों, ठीक है। This technique is useful for the male partner having inability to inseminate female or low sperm count, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगी, बेसिकली मेल के अंदर प्रॉब्लम होगी, इस चीज को याद रखना। उसके बाद है सरोगेसी, सरोगेसी से बनना है सरोगेट मदर, ठीक है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ किराए की कोख, किराए की कोख हम इसको बोल सकते हैं, समझना ध्यान से एक बार। A woman surrogate mother bears a child for a couple unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry, ठीक है। देखो मान लिए ये दोनों कपल हैं, मान लो ये दोनों कपल हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो ये वाली फीमेल है ये अनेबल है प्रोड्यूस करने में बच्चे को, तो दूसरी जो फीमेल होगी वो क्या करेगी, इसके बच्चे को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या बनी, सरोगेसी है, सरोगेट मदर बनी, ठीक है। द सरोगेट इज इम्प्रेग्नेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो प्रोड्यूसेस बाय आईवीएफ, ठीक है। तो देखो अब इसका ओवम और इसका स्पर्म फर्टिलाइज करके जाइगोट बनेगा, वो इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये तब तक उसके बच्चे को क्या करेगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि तब तक रखेगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर जो एम्ब्रियो से फीटस बन रहा है, देन उसके बाद पार्चुरेशन हो रहा है, तो तब तक इसके पास रखेगी जब तक उसकी क्या डिलीवरी नहीं हो रही, इसलिए इसको बोलते हैं सरोगेट मदर या फिर किराए की कोख हम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है एआरटी की प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की। इट रिक्वायर्स हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव, देखो ये काफी एक्सपेंसिव मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है इनको हम खुद यूज कर सकते हैं, ठीक है। These facilities are available only in very few centers, कुछ ही सेंटर्स पे होगा, ऐसा नहीं है हर एक सेंटर पे फैसिलिटी तुम्हें मिल जाएगी। इमोशनल होता है इसमें, रिलीजियस होता है और सोशल, ये बेसिकली हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है लीगल अडोप्टेशन सॉरी इज वन ऑफ द टेस्ट मेथड्स फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, ये वो पेरेंटहुड का मतलब वो कपल्स जो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास खुद का बच्चा नहीं है लेकिन दूसरे बच्चे को वो क्या कर रहे हैं, मतलब उसको रख रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ अडॉप्ट कर रखा है जिसको, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म, और इसी के साथ चैप्टर की बच्चों हैप्पी एंडिंग। आई थिंक तुम्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू, आज वाली वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं।